नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और सुबह 10 बजे की दमदार डिबेट में आप सबका स्वागत है। डिबेट की शुरुआत एक सवाल के साथ, क्या बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर जो हिंसा भड़की, हिंदुओं का पलायन हुआ, उसके बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। वो इसलिए क्योंकि 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर तकरीबन रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल भी एक्शन में हैं। वो रियलिटी चेक के लिए ग्राउंड पर भी उतरे तो महिला आयोग और एनएचआरसी की टीम भी हालात का जायजा लेने पहुंची। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे और इन 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि बंगाल में अब भी सब कुछ सामान्य नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्या ममता बुरी तरह से घिर चुकी है? मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता टारगेट पर है, बीजेपी हमलावर है, तो राज्यपाल माफ कीजिएगा रियलिटी चेक में जुटे हुए हैं। महिला आयोग की टीम पीड़ितों से मिल रही है तो वहीं एनएचआरसी की टीम भी एक्शन में नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या बंगाल प्रेसिडेंट रूल मांग रहा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ कानून पर देश में कोहराम मचा है। एक तरफ मौलाना नफरती तकरीर के साथ धमकियां दे रहे हैं। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए, वो दूसरों को लक्ष्मण रेखा ना बताएं, बल्कि हुकूमत खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बताए कि क्या है और क्या उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसे समझने की कोशिश करे और उस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। हिंदुओं का दुश्मन बन चुका बांग्लादेश भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद हिंसा के मुद्दे पर बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वक्फ कानून की आड़ में बंगाल में हो रही हिंसा को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और वो हालातों का रियलिटी चेक करने के लिए खुद ही ग्राउंड पर पहुंच गए हैं। दरअसल बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन में ही हिंसा पीड़ितों से बात की थी और जब उन्होंने लोगों का दर्द सुना तो वो दंग रह गए। इसलिए उन्होंने ग्राउंड पर जाने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी चेक से पहले ही बता दिया था कि बंगाल में मौत का तांडव चल रहा है। What has happened there is something which should never have happened. But the specter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places. You know, we have to coffin the cult of violence and drive the last nail on the coffin. That is a task which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. वहीं महिला आयोग की टीम ने भी हिंसा पीड़ितों से बात की, उनकी परेशानियों को सुना, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया और अब महिला आयोग की टीम इसी बातचीत के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद जो लोग वहां से पलायन करके एक तरीके से गए तो फिर मालदा पहुंचे थे। मालदा के परलारपुर हाई स्कूल में आकर यहाँ पर एक शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। उन लोगों से मिलने के लिए आज जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम है वो पहुंची है और लगातार उन लोगों से बात किया जा रहा है, उनसे मुलाकात किया जा रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद थी, सभी महिलाओं ने यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, उनसे यहाँ पर मुलाकात की, उनसे यहाँ बातचीत की। आज जैसे ही राज्यपाल से लेकर महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग की टीम ग्राउंड पर उतरी और पीड़ितों की गवाही उन्होंने रिकॉर्ड की, वैसे ही ममता सरकार मुश्किल में आ गई। क्योंकि पीड़ितों के बयान, उनका डर, राज्य सरकार पर उनका अविश्वास, ये सब ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगा। और ये सवाल भी उठेंगे कि जब महिला आयोग, राज्यपाल सब ग्राउंड पर जा सकते हैं तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राज चौधरी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर स्वागत है आपका। अमितोष पारिक है हमारे साथ वीएचपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमनीश वत्स हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ बादल देवनाथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी सर स्वागत है। साथ ही हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, आपका भी सर स्वागत है। और राजीव रियाज प्रतापगढ़ी हैं,
नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बादल देवनाथ जी आपके पास ही मैं आऊंगी। राज्य की मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? जो बातें अब सामने आ रही हैं कि करके खुलासा हो रहा है, वो इस बात की तस्दीक करता है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू घरों को स्याही लगाकर चुन चुन कर टारगेट किया गया। मैडम गुड मॉर्निंग। और ममता दीदी ने बार बार कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नेताजी इंडोर में सभा में कहा, एक बार नहीं 2-3 बार कहा, और राज्यपाल को भी अनुरोध किया। अभी स्थिति शांत है, पहले उन लोगों को कुछ करने का, बचने का मौका दीजिए, और सारे जो मुआवजा ममता दीदी देने का जो कोशिश कर रहा है, रिलीफ जो देने का कोशिश कर रहा है, दिलीप जा रहा है वहां पर, और सभी लोग वापस कब जा रही है ममता बनर्जी वहां? कब जा रही है? कब जा रही है? उसके बाद राज्यपाल को जाने का अनुरोध किया, लेकिन राज्यपाल कल चला गया। ममता दीदी खुद कहा, देखिए मैं तो जा सकता हूँ, कभी भी मैं जा सकता हूँ। बादल देवनाथ जी उलेमाओं के साथ बैठक में तो इतना वक्त नहीं लगा। शांत हुआ, उलेमाओं के साथ बैठक ज्यादा जरूरी था, या जहां लोगों की मौतें हुई, जहां लोगों के घर बार जलाए गए, वहां पहुंचना ज्यादा जरूरी था? ज्यादा जरूरी क्या था? सुनिए ना मैडम सुनिए ना। उसके बाद मैं खुद जाऊंगा, ममता दीदी ने खुद कहा। और दूसरा बात, ये जो राष्ट्रपति का भाषण 355 का जो बार बार आवाज उठाया भाजपा ने, क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्यों ऐसा? मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, राज्य की मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या? हिंदू समुदाय के लोग उनके वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो वहां नहीं जा रही हैं? उनको लगता है कि वहां जाना उनके लिए जरूरी नहीं है, उलेमाओं की बैठक ज्यादा जरूरी है राजनीति के हिसाब से उनकी? मैडम मैं जो आंसर दे रहा हूँ, एक एक करके सवाल पूछिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत। आप जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं जो दे रहा हूँ अब मैं खुद दे रहा हूँ, लेकिन आप समझने का कोशिश नहीं कर रहे। मैं राष्ट्रपति शासन का लागू का बात क्यों कहा? इसलिए कहा, और राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं होता है। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा पास करने, राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद होता है। लेकिन क्यों कहा राष्ट्रपति शासन 355 का धारा लागू करने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये लोग बार बार बंगाल में एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर, बार बार जेपी नड्डा बार बार कोशिश कर रहा है ममता दीदी को कैसे हराया जाए। ये जो कोशिश चल रहा है, मुझे लगता है ममता दीदी खुद सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है, इससे सारे सबसे कहीं ज्यादा। राज चौधरी साहब, सेंट्रल से एकदम एक तरफा राज्य सरकार की जो नीति है, पहले भी सामने आई है और अब तो एक बार फिर से सामने आई है। ऐसे लगता है कि हिंदू समुदाय के लिए कोई जवाबदेही, जिम्मेदारी ममता सरकार की नहीं है। ऐसे में सवाल क्यों ना उठे राष्ट्रपति शासन को लेकर के? राज चौधरी जी, देखिए, कानून व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है। सबसे पहले राज्य को इनिशिएटिव लेना होता है। कहीं पर भी अगर कहीं माहौल बिगड़ रहा है उसके लिए, और माहौल ना बिगड़े इसके लिए हर राज्य के पास अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। आज बात हो रही है मुर्शिदाबाद में जो भी हिंसा हुई है उसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन मैं 10-15 दिन पहले थोड़ा जाना चाहूंगा। जब मोथाबाड़ी, मालदा में ही एक जगह है मोथाबाड़ी, वहां पर ऐसी ही हिंसा हुई हिंदुओं के खिलाफ, और हिंसा करने वाले लोगों ने फेसबुक में बकायदा इसको पोस्ट किया कि किस दिन वो लोग जाकर के ये हमला करेंगे, कहां से ये शुरू होगी। और जब ये हमला चल रहा था, जब हिंदुओं का घर तोड़ा जा रहा था, तब इसको फेसबुक लाइव किया। आप बताइए प्रशासन का क्या रोल होना चाहिए था? प्रशासन वहां से गायब थी, पुलिस स्टेशन के सामने से ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मुर्शिदाबाद के धुलियान में, शमशेरगंज में जब ये घटनाएं चल रही थी, लोगों का कहना है वो लोग लगातार पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन पुलिस 4 घंटे से भी अधिक समय तक पुलिस वहां पर उपस्थित नहीं हुई। अंत में, और ये बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है बादल देवनाथ जी, जो वहां NHRC की टीम गई, जो महिला आयोग की टीम गई, उनसे उन पीड़ितों ने कहा है, जिन लोगों ने भुगता उन्होंने कहा है। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, मुझे एक बात बताइए, लगातार आप लोग कहते रहे कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम शाहीन बाग बना देंगे, क्या यही चाहत थी कि हिंदुओं के घरों पर स्याही लगाकर चिन्हित किया जाए, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ? वही पश्चिम बंगाल में करना था, यही चाहते थे? देखिए, हिंसा का कोई समर्थन नहीं हो सकता और हिंसा का कोई समर्थन करता भी नहीं। हिंसा कैसे हुई है उसकी जांच करनी चाहिए। कहाँ से लोग आए हैं, कौन थे वो लोग? पहले भी मैंने आपके चैनल पर कहा है कि किसी भी हाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है, हिंसा राष्ट्र का विषय है, लेकिन मणिपुर याद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? मणिपुर पर तो कभी आपने ना कोई डिबेट कराई है, ना बहुत कराई है। जरी साहब, आप शामिल नहीं हुए, हो सकता है आपको मैं मान के तौर पे नहीं बुलाया। को फायदा होता है,
कोई डिबेट नहीं हुआ मणिपुर के बारे में। आपका काम वो है जिससे भाजपा को फायदा होना। देखिए अभी मेरी बात सुनिए, अभी टीवी पर तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन व्हाट्सएप पर, क्योंकि हमें इस पर, क्योंकि अभी हमारा मुद्दा दूसरा है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं आपको अजहरी साहब और देवनाथ आपको दोनों को ही मैं भेजूंगी लिंक कि हमने मणिपुर पर डिबेट्स की हैं कि नहीं। यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने शाम में भी, आपको बताऊं मैं, इस मुद्दे पर बहुत डिबेट हुई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन मुझे सीधे सीधे बताइए अजहरी साहब, ये जायज है किसी कानून के विरोध के नाम पर हिंसा जायज है? कानून का विरोध करने की आड़ में हिंदू समुदायों को वहां से पलायन को मजबूर करना जायज है? जो मैं पूछी उसका जवाब दीजिए अजहरी साहब, जायज है? देखिए सबसे बड़ा दर्द ये हो रहा है आप लोगों को कि ममता बनर्जी उलमा से क्यों मिली। ममता नहीं, इस बात से दर्द नहीं हो रहा, दर्द इस बात से हो रहा है पीड़ितों से जाकर क्यों नहीं मिली। नहीं अजहरी साहब, दर्द इस बात से किनसे मिली, वो किन्हीं से भी मिले, पीड़ितों से जाकर क्यों नहीं मिली, दर्द इस बात का है मुझे। अमितेश जी, कौन से राज्य की मुख्यमंत्री होंगी कि अगर आपके राज्य में 3 लोगों की मौत हो जाती है हिंसा में, आपके घर दुकान मकान जला दिए जाते हैं, विरोध के नाम पर आपको पलायन को मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन उस राज्य की मुख्यमंत्री न अब तक मुआवजे का ऐलान करती हैं, न वहां जाकर मिलती हैं, न उनके लिए 2 शब्द बोलती हैं। अगर आप ईमानदारी से वहां की जांच शुरू से एक बात कह रहा हूं, अभी देवनाथ बादल यहाँ पर आपके माध्यम से कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगता है, पहले लोकसभा पास होगा, राज्यसभा जाएगा, प्रेसिडेंट एसेंट मिलेगी, ऐसे ही तो वक्फ भी पास हुआ था। लेकिन क्या हुआ, वक्फ को एक टूल बनाया गया हिंदुओं के विरुद्ध, जिस तरह से बांग्लादेश में स्टूडेंट एजिटेशन को टूल बनाया गया था हिंदुओं के विरुद्ध। ये वही लोग हैं जहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पर या तो हिंसा भड़काना, आगजनी करना, हिंदुओं की महिला को बलात्कार करना, लूटना, पलायन में मजबूर करना, लेकिन चुप रहना क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म इनका यही कहता है। ये वही ममता बनर्जी जो आरजी कार केस के अंदर में गृह मंत्री होते हुए खड़ी हो जाती है और बोलती केंद्र क्या कर रही है। ये वही ममता बनर्जी जब मुर्शिदाबाद में घर चलते हैं, हिंदू पलायन होता है, तो खड़ी हो जाती है कि केंद्र क्या कर रही है। ये वही ममता बनर्जी जिनकी पार्टी के एमएलए हुमायूं खान कहते हैं कि हम गंगा में बहा देंगे हिंदू को। ये वही ममता बनर्जी जिनके कोलकाता के मेयर कहते हैं फाइज हकीम कि हमारे को यहाँ पे हर जगह कन्वर्ट करना है। ये वही ममता बनर्जी जिनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे आग उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे, गंगा में बहा देंगे, हिंदुओं को काट देंगे। तो आप बताइए जी श्वेता जी, क्या हिंदू के पास सेक्युलरिज्म के नाम पे पलायन रह गया, घर चलाना रह गया, सिंदूर उतार देंगे, बलात्कार कर देंगे, तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। शाहीन बाग बना देने की धमकी किसने दी अजहरी साहब? शाहीन बाग बना देने की धमकी किसने दी? खून बहा देंगे, खून निकाल देंगे, ये धमकी किसने दी? सड़क पर उतरेंगे, भारत को बंद कर देंगे, ये धमकी किसने दी? कम से कम सुनिए मेरी बात, अदालती रास्ता अपनाया आपने, अदालत के रास्ते से सब कुछ हो भी रहा है। फिर श्वेता जी देखो, अमितोष पारिक का जवाब देने के लायक नहीं आप आगे बीच में सवाल करने के लिए। नहीं, मैं समर्थन नहीं करूँ, आप गलत बोलेंगे तो रोकना मेरा काम है। अगर आप जैसे एंकर, अरे नूर अहमद अजहरी यहाँ पर बैठकर है ना जो अशांति फैला रहे हैं, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अजहरी साहब, मुझे आपके सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैं कैसी एंकर हूँ। बस आपको दुख इस बात का है, आपको दुख इस बात का है कि जो हिंसा हिंदुओं पर हो रही है उसको लेकर हम डिबेट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, रमनीश जी आपके पास भी आऊंगी, राजीव जी आपके पास भी आती हूँ। एक बड़ी खबर बंगाल हिंसा से जुड़ी इस वक्त आ रही है, वो पहले बताते हैं। मुर्शिदाबाद पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम, थोड़ी देर में पीड़ित परिवारों से टीम मुलाकात करेगी। हिंसा में मारे गए पिता पुत्र के परिवार से भी मुलाकात करने वाली है टीम। एनसीडब्ल्यू की टीम मुर्शिदाबाद, जहां पर यह हिंसा हुई थी, वहीं पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में जो हिंसा में पिता पुत्र हरगोविंद और चंदन का घर है, वहां पहुंचने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, तबाही के निशान जब जब हम आपकी रिपोर्ट देखते हैं मुर्शिदाबाद से, हम साफ देख पाते हैं। और इसीलिए देखिए, जब टीमें वहां पर पहुंच रही हैं तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जरा बताइए, टीम वहां पहुंच गई है? देखिए, बिल्कुल जो एनसीडब्ल्यू की टीम है वो मुर्शिदाबाद पहुंच गई है और अब से कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे जाफराबाद इलाके में। जाफराबाद इलाका वही है जहां पर हिंसा हुई थी और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वही हरगोविंद और जो चंदन है उनका घर है, जिनकी इस पूरे हिंसा के दौरान हत्या कर दी गई थी। अभी भी देखिए, आपको जो ईंट पत्थर है, जो निशान है, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और ये देखिए, ये उनका दरवाजा है, मेन गेट है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस दरवाजे को तोड़ दिया गया था और आपको नजर आएगा किस तरीके से अंदर भी जो तबाही के मंजर थे वो बिल्कुल अभी भी बिल्कुल उसी तरीके से बयां कर रहे हैं तस्वीरों के दौरान। और लोगों में भी एक खासा जो है वो एक गुस्सा देखने को मिला था इस पूरे इंसिडेंट के बाद से। और यही कारण है कि अब से कुछ देर बाद जो एनसीडब्ल्यू की टीम है वो यहां पर आएगी, दौरा करेगी और यहां लोगों से मुलाकात भी करती हुई नजर आएगी। एक बार देखिए, यहां पर जो तमाम लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। ये हरगोविंद जी का घर है, क्या हुआ था?
कुछ बताएंगे आप? कुछ हिंदी नहीं मालूम है, हिंदी देखिए, लोग हिंदी जानते नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं, यहाँ जब हम लोग बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा नाजुक थी और लगातार लोग एक ही मांग कर रहे थे कि यहाँ पर बीएसएफ के जो कैंप हैं, जो परमानेंट कैंप हैं, वो होना चाहिए। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सुरक्षा राजीव साहब, मैं आपके पास आऊंगी, फिर आती हूँ आपके पास रमनीश जी। राजीव जी से जवाब ले लेती हूँ। राजीव जी, मुझे एक बात बताइए, जब टीमें वहां पर पहुंची है तो इस तरह के खुलासे भी सामने आए कि जो हिंदू परिवारों के घर थे वहां स्याही पहले से लगाई गई थी, यानी कि जो स्क्रिप्ट थी इस हिंसा की, ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ, बहुत पहले से लिख दी गई थी। जब से वक्फ कानून की आड़ में हिंदुओं को पलायन को मजबूर करने की जो साजिश रची गई थी, उसमें हिंदुओं के घर दुकानों पर स्याही लगाई गई और जिस दिन भीड़ वहां पर पहुंचती है उन्हीं घरों पर टारगेट किया जहां जहां स्याही लगी थी। सही लगता है आपको? जायज ठहराएंगे इसको विरोध के नाम पर? देखिए श्वेता जी, दंगे इस देश की सच्चाई है, इस देश में इस दंगे होते रहे और बहुत पुराने जमाने से होते आ रहे हैं, लेकिन दंगों पर आधारित राजनीति, दंगे करवा के सरकारें बनवाना, शक्ति हासिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। यहीं 10,000 लोग विस्थापित हुए मुजफ्फरनगर में। आपने ये दंगा आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये कह रहे हैं आप? इसे दंगे मत कहिए। क्या कह रहे हैं आप? आपत्ति सुनिए मेरी बात, पहली बात तो ये दंगा नहीं था, ये हमला था, ये एक तरफा हमला था जो कि हिंदू परिवारों के ऊपर किया गया। तरफ से आक्रमण हो, यहाँ पर हिंदू पीड़ित है, यहाँ पर हिंदुओं को मारा गया है, यहाँ पर हिंदू शोषण का शिकार है। इसे दंगा मत कहिए, दंगा कहकर मुद्दे को मत भटकाइए। दंगा नहीं करता हिंदू। ठीक है, राजीव जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, फिर बोलिएगा। पीड़ित है यहाँ पर। राजीव जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। जी, तो दंगो देखिए, हम सब हमारे भाई बहन है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब बेचारे सताए हुए लोग हैं। ये ममता बनर्जी सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां अमन स्थापित करे, शांति समझा जाता ना तो आज हरगोविंद को जान नहीं गंवानी पड़ती। आज अगर गुजरात में समझा जाता तो हरगोविंद, ठीक है, कम से कम वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कम से कम अच्छी बात है कि वो ये कह रहे हैं, राजीव ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जो नहीं निभाई गई। बादल देवनाथ, आपसे ये जवाब मैं लूंगी, लेकिन रमनीश भट्ट जी, सोचिए कितने हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं कि हिंदू घरों में स्याही लगाई गई, हिंदू घरों को चुना गया, उन दुकानों को चुना गया जो हिंदू परिवारों के हैं। बांग्लादेश में तो यही हुआ था ना कि हिंदुओं के जो घर दुकान थे उनको चुन चुन करके वहां आग लगाई गई थी, उनके ऊपर जुल्म ढाए गए थे। तो क्या बांग्लादेश बन गया है पश्चिम बंगाल? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है श्वेता जी। माँ माटी मानुस की बात करने वाली ममता दीदी, आपको सोचना पड़ेगा कि माँ के रूप में जो आज महिला है, स्त्री है, नारी है, उनका बलात्कार हो रहा है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ। फिर बात करते हैं माटी जो है, वहां की माटी जो है शर्मसार हो रही है और मानुस के साथ अत्याचार, मानुस को के साथ पीटा जाता है, उनको मारा जाता है, काटा जाता है, गाजर अभी 230 हो गया। और ये जो चक्रव्यूह है आप लोगों का, ममता दीदी को फंसाने का जो चक्रव्यूह है, ममता दीदी ऐसे नहीं फंसेगी। इनकी ऑडियो, ये जो सारे नेशनल सही नहीं है। ममता दीदी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपसे ही जवाब लूंगी। नहीं फंसेगी ममता दीदी। नहीं, रुक जाइए, मुझे रखने दीजिए बात, उसके बाद फिर काउंटर कीजिए। नहीं, उनकी बारी है, उन्होंने भी एक बार भी नहीं बोला, उनको बोलने दीजिए। जब अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भी होता है तो सरकार, बंगाल की सरकार जो है, ममता दीदी की सरकार किस तरह से सक्रिय हो जाती है, लेकिन हिंदियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसमें चुप्पी साध ली जाती है। आज बिहारियों को भी इसके माध्यम से टारगेट किया जा रहा है। स्टालिन जैसे पहले की गौमूत्र का प्रदेश बताता है बिहारियों को, बिहार को, उसके बाद फिर टॉयलेट क्लीनर बताता है। यहाँ पे ममता दीदी सीधा बिहारियों को टारगेट कर रही है। आखिर चल क्या रहा है? आज देखिए, बात करें कि 2021 में जो के बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी समर्थक जो गुंडे थे, कई हिंदुओं कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हुई, बलात्कार हुआ, हत्या हुई। उसके बाद ये चीजें जो है, मुझे लगता है पुलिस, बादल देवनाथ जी, एक हफ्ते का वक्त हो चुका है, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या मुख्यमंत्री को अभी तक वक्त नहीं मिला जिन लोगों के परिवार में मौत हुई है उनके लिए मुआवजे का ऐलान करने के लिए? जिन घर परिवार को बेघर कर दिया गया, घरों दुकानों को जला दिया गया, उनके लिए मुआवजे का ऐलान करने का वक्त मुख्यमंत्री के पास नहीं है? क्या इनसे जाकर मिलने का वक्त मुख्यमंत्री के पास नहीं है? और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, उनकी तो सहानुभूति सबके साथ है। हिंदुओं का पलायन, ठीक है, हो गया। बादल जी, मैडम डिबेट क्यों होता है? सबका बात देश के लोग सुने, लेकिन आप क्या करते, आप लोग क्या करते? नहीं बादल जी, आप बोले, आपकी बात ही आप सुनेंगे, आपकी बारी है, बोलिए। बुलाने का मतलब क्या है मैं समझता नहीं हूँ। ठीक है, रमनीश जी को बोलने दीजिए, बादल जी को बोलने दीजिए। बादल जी, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिएगा तो जरूर आपकी बात सुनेंगे। डिस्टर्ब कर रहा है, फिर डिस्टर्ब। ये जो भाजपा के जूनियर जो प्रवक्ता है, इन्होंने बताया दंगा मत बोलिए, लेकिन मैं 7 दिन से उस बात को पूरे 8 मैं बोल रहा हूँ, सब बोला उनको दंगा। बादल जी को बोलने दीजिए, रमनीश जी बोलने दीजिए, उनको पूरी करने दीजिए, सबको बात करने का मौका दीजिए। थोड़ी भी शर्म है ना, तो मैं कहता हूँ
कि आप छोड़िए, चुल्लू भर पानी आपके लिए कम होगा। ये मैंने कटोरी लेके आया हूं मैं आपके लिए, इसमें डूब के मर जाइए आप लोग, आपको डूब के मर ठीक है, बादल जी को बोलने दीजिए। ओम नमो गंगे, ओम नमो गंगे, ओम नमो शिवा संता करते हे सबरी वेदा में ओम नमो सविपक नमस्ते दीपक कुशे नमो विनाश सर्वजोत्ताय नमो नमो सुलता दंडो काशं पर पास में प्रार्थना मो तज को बनाता है भूतानां गते नमो। डूब के मरे आप लोग। ये जो गंगा पानी है ना, ये गंगा पानी आप लोगों के नहीं है। आप लोग राम के नाम पर वोट मांगते, राम के नाम पर चादर मांगते, राम के नाम पर भिक्षा मांगते, राम के नाम पर तलवार बादल देवनाथ, राम के नाम पर पीछे लेके चलते, राम के नाम पर बम लेके चलते, राम के नाम पर आप लोग पैसा मांगते, भिक्षा मांगते। राम के नाम पर तो हम लोग सब करते हैं, राम के नाम पर ये चलता है, लेकिन आप किसके नाम पर में आप लोग डूब जाइए, मरे चुल्लू पर पानी में आप लोग, पूरे चुल्लू पर पानी में आप लोग डूब के मरे चुल्लू पर पानी में। गंगा जल आपको पानी नहीं मिलेगा। कुंभ मेला में हजार लोगों को मार दिया आप लोगों ने, कुंभ मेला बुला के मरे आप लोग, सब मरे, बुद्धि पिंडी सब मरे, भाजपा के लोग मरे, सब मरे। मालदा में, डिबेट होता है, उत्तरी 24 परगना में एक दूसरा डिबेट कर रहा है। ऐसा लोग कुछ पता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलता है। क्यों हो रहा है? बंद कर भारत में रहने वाले लोग, पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग, यहाँ पे हिंदुओं को आजादी नहीं मिल रही, छीन ली गई है। ठीक है, बादल जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। ममता दीदी है, रमनीश पुलिस, उनको उनकी बात करने दीजिए। रमनीश, उनको बोलिए बादल जी। वहाँ की संरक्षण, वहाँ की पुलिस। रमनीश जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कर दें प्लीज यार। बादल जी आप बोले, रमनीश जी आप प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाए, उनको बोलने तो दीजिए। बोलिए बादल जी। आप जूनियर एक प्रवक्ता, देखिए कैसे भाषा बोल दिया। और रूबिका मैडम आपने जो अभी भाषा बोली है कि आप सब मर जाइए डूब के, आपने जो अभी भाषा बोली उसका क्या? मैं चला जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, चले कैसे जाएंगे? जवाब दे किसकी है फिर, बोलिए। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा। एक जूनियर प्रवक्ता ने बताया ये दंगा मत बोलिए, तो लेकिन 7 दिन से हर नस्ल में चल रहा है दंगा को, दंगा। तो आप सीनियर है तो आप बता दीजिए ना कि मुख्यमंत्री अभी तक गई क्यों नहीं? इनको ना चुल्लू भर पानी में डूब सकते हैं। राज जी इनको बोलने दीजिए। राज जी, बादल देवनाथ को बोलने दीजिए। ये बिल्कुल बेशरम है। ये इन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए भाग गए हैं। इन्होंने अभी कहा कि खानदान मर जाए, इसका मतलब क्या है? घुष्टी का मतलब होता है खानदान, हिंदुओं का खानदान मर जाए, और वो डेमोग्राफी में चेंज करके वो उलेमाओं का वोट। उस परिवार से मुलाकात की जहां पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई थी, इस दंगे में उनकी मौत हो गई थी, और वहां जाकर के पीड़ित परिवारों से बात करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है। महिलाओं से खासतौर पर जो एनसीडब्ल्यू की जो विमेन अधिकारी है वो महिलाओं से बात कर रही है, परिवार की महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की बातें सामने आई थी। इसके अलावा मानवाधिकार की जो टीम है मानवाधिकार आयोग की, वो भी यहाँ पीड़ितों से लगातार बात करके रिपोर्ट तैयार कर रही है। बादल देवनाथ मुझे लग रहा है चले गए हैं, क्योंकि उनको नाराजगी हो गई इस बात से कि हम क्यों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए अजहरी साहब, किसी भी राज्य में अगर इस तरह से हिंसा होती है, जहां लोगों के परिवार में लोगों की जानें जाती हैं, उनके घर मकान दुकान जला दिए जाते हैं, सब कुछ उनका तबाह हो जाता है, क्या उस राज्य की मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त नहीं कि वो जाकर पीड़ित लोगों से मिले, इतना वक्त नहीं कि उनको जाकर के उनके दुख में कुछ हाथ दे, राज्य सरकार की तरफ से फौरन जो मदद है वो पहुंचाई जाए? और इस पर सवाल उठाएंगे तो बुरा मान जाएंगे? ये सवाल अच्छा है आपका। यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ बात यह है कि अन्याय की बात है। बिल्कुल अन्याय हुआ है। जवाबदेही सरकार की ही होती है, किसी की भी सरकार हो। जैसे बादल देवनाथ भाई अभी बैठे थे, उनको इसका सही जवाब देना चाहिए था, क्योंकि ममता जी वहां लॉ एंड ऑर्डर की मुखिया है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो जवाब देने के लिए भाजपा या कांग्रेस का जिम्मेदार नहीं रहेगा, वही देंगे जवाब, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ही अभी जो चुल्लू भर पानी में डूबने की बातचीत चल रही थी, मैं इतना ही कहूंगा, वो लोग दूसरों को कटोरा दिखा रहे हैं कि हम कटोरा लेकर के आए हैं, आप डूब कर मर जाइए। मतलब जो लोग कुंभ में मरने वालों की तादाद तक नहीं बता पाए, वो लोग कटोरा दिखा रहे हैं। तो कम से कम अपने सीने में भी झांक कर देख लीजिएगा। बाद में दूसरे के लिए बोलिए। आगरा में आपने करनी सेना को, सुनो आपसे हजम नहीं होगी हमारी बातें। आगरा में जो करनी सेना को आपने रखी है, दिक्कत क्या होती है डिबेट में भी और ऐसे में? दिक्कत इस बात की होती है कि जब
किसी राज्य में हिंसा होती है तो उसकी तुलना पिछली हिंसाओं से या पिछली किसी अपनी राजनीति के हिसाब से किसी हादसे से कर देते हैं, ताकि उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा जब हर कोई मिलकर के। हिंदू समाज को नहीं, हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है ना, बात है पीड़ितों की। जहां पर जो पीड़ित हो उसके साथ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है खड़े होना, क्योंकि उनके लिए उनके राज्य का हर धर्म का नागरिक समान होना चाहिए। ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्या आप उलेमाओं से मिल लेंगी लेकिन आप नहीं जाएंगी पीड़ितों के घर में? क्या 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 यूपी के हालात अच्छे हैं कि एक समुदाय को आप डराकर धमकाकर आप रखे हुए हैं, उन्हें खुलकर नमाज पढ़ने की मुझे बात बताइए, दिल पे हाथ रखकर रजरी साहब, क्या जो बुलडोजर एक्शन वहाँ एक्शन लिया जाता है वो सबके अगेंस्ट नहीं? क्या जो माफिया अलग हिंदू समुदाय से भी हैं उनका एक्शन नहीं लिया गया? झूठ मत फैलाइए। जो एनकाउंटर हो रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं मुसलमान, घरों से पकड़ कर ला रहे हैं, गोली मार रहे मुसलमानों के लिए, पता नहीं आपको? जबरन मुसलमानों को अपराधी बनाने की कोशिश हो रही है, मालूम नहीं आपको? एसपी और डीएम छोड़ रखे हैं, मुसलमानों को। देख, किसी की बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। अमितोष जी बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अमितोष जी आप बोले, ठीक है। अजहरी साहब आती है, अमितोष जी क्या बोल रहे हैं आप? अमितोष जी क्या बोलेंगे? अमितोष जी तो ठीक है, बोलने दीजिए उनको। जिस तरह से नूर अहमद अजहरी जैसे लोग जब इस तरीके की बातें सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू के पलायन को समर्थन देते हैं, जब हिंदू की दुकानें और घर लूटे जाते हैं, जब हिंदू महिलाओं को बोला जाता है कि आप सिंदूर लगा दीजिए, बलात्कार करा लीजिए, तुम्हारे पति को छोड़ देंगे, जब हिंदू की एक 6 महीने की बच्ची को उठा के आंख में फेंक दिया जाता है, तो कौन सी समुदाय से आ रहा है? और उसमें डरावा समुदाय। अभी हम जो पश्चिम बंगाल की राजनीति उस पर बात कर रहे हैं, उस समुदाय के खिलाफ खड़े होने वाले नूर अहमद अजहरी जैसे अमितोष पारिक की गंदी जबान से निकलता है, किसी और की जबान से नहीं। अरे नूर अहमद अजहरी जाके बंगाल में देखो, महादेव की जिसके निशान होता है लात कौन मार रहा है, हिंदू के घर कौन जला रहा है, हिंदू की बेटियों को कौन बलात्कार कर रहा है, 6 महीने की बच्ची को आग में कौन डाल रहा है? ये आप जैसे लोग हैं जो समर्थन करते हैं, ये आप जैसे लोग हैं जो बैठ के वहाँ पे अशांति फैलाते हैं, ये आप जैसे लोग हैं जो वक्फ को कानून को एक टूल की तरह जो सीधी तस्वीरें इस वक्त अजहरी साहब वो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजीव जी आप भी जरा देखिए, अगर टेलीविजन आपके सामने ओपन हो, देखिए किस तरीके से जो टीम वहां पर पहुंची है, महिलाएं रो रो करके बता रही हैं कि उस दिन क्या हुआ था। देखिए, क्या इन तस्वीरों में भी हिंदू मुस्लिम देखेंगे? जिनके परिवार, जिनके पति, जिनका पुत्र चला गया, जरा सोचिए उस परिवार का दर्द, जिनके जीवन भर की कमाई को जला दिया गया, सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही है। तो ये देखिए एनसीडब्ल्यू की जो सदस्य हैं उनके गले लग कर ये महिलाएं रो रही हैं। राजीव जी ने बहुत देर से नहीं बोला। राजीव जी देख पा रहे हैं विजुअल्स? क्या बोलेंगे इस पर? यही चाहते थे क्या, जिस तरह की धमकियां लगातार दी जा रही थी कि भारत बंद कर देंगे, जला देंगे, शाहीन बाग बना देंगे, यही चाहते थे? बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। इस दंगे का मैं बहुत कंडेम करता हूँ, इस दंगे को, लेकिन आपको ये हिंसा को, दंगे को नहीं, हिंसा के लीजिए, चलिए हिंसा के लीजिए, हिंसा और दंगे का दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं मैडम। लेकिन ये सवाल तभी पूछा जाना चाहिए था जब संभल में दंगा हुआ था। ये सवाल हो सकता है, ये समझ के ये हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर अत्याचार हुआ है, हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हुआ है, कोई भी मुसलमान यहाँ पर परिवार। राज उनको बोलने दीजिए, राज जी उनको बोलने दीजिए। रमनीश जी उनको उनकी बात तो पूरी करने दीजिए, बहुत देर से वो कोशिश कर रहे हैं बोलने की, उनको बोलने दीजिए। आज हिंदू वहीं पे दिल्ली दंगों में क्या हुआ, प्रदेश में पलायन हो रहा है, कितना नुकसान हुआ? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां गए, उस पर आपने सवाल नहीं किया? लेकिन क्योंकि जलाया जा रहा है, क्यों मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, सवाल सब पर पूछा था, सवाल हमेशा पूछता रहता है टाइम्स ऑफ भारत। समुदाय को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी है, इस तरह से और फैलाना चाहते हैं, रामनवमी के ऊपर हमले हो जाते। अरे भाई, तो फिर ऐसा क्यों होता है राजीव जी कि जब शोभा यात्राएं वहां कोई हिंदू समुदाय से जुड़े लोग निकालना चाहते हैं तो उस पर रोक लगा दी जाती है, उनको कोर्ट का रास्ता चुनना पड़ता है, और हिंसा के लिए कोई रोक नहीं लगाई जाती? जब पहले से पूरी रेकी करके बकायदा हमले किए गए तो कहां थी सरकार की खुफिया विभाग का, क्या कर रहा था? आपके पास कोई इनपुट नहीं था? बिल्कुल सवाल तो उठेंगे ना। बहुत परेशानी है इस मुल्क के लोग, तमाम सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में खास तौर से। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। अजहरी साहब आप कुछ बोल रहे थे, अजहरी साहब बोले। श्वेता, पश्चिम बंगाल सरकार की ही एक मंत्री, जिन लोगों को मैंने देखा है, पश्चिम बंगाल सरकार के ही एक मंत्री सिद्दुकुल्ला ने जो आप अभी दिखा रही हैं, पर खड़े होकर के ये देख करके मुझे भी बहुत, मैं सबसे पहले मेरा भी दिल। ठीक है, अजहरी जी को बोलने दीजिए, फिर राज जी मैं आपकी बात सुनूंगी। अजहरी जी बोले।
अरे इस तरह की हिंसा कहीं हो तुम्हारा कोई उसके पक्ष में कोई खड़ा होने वाला जो भी होगा वो हैवान होगा, इंसान नहीं हो सकता। चलिए अच्छी बात ये है, जो देख रहे हैं अच्छी बात है जरी साहब, आप ये कह रहे हैं माँ और बहनें हैं, ठीक है, ठीक है। अब जी जी बिल्कुल, डिबेट को देखिए खत्म करने का वक्त हो गया है। अच्छी बात यह है कि अजहरी साहब ने और राजीव जी ने भी इसकी निंदा की है हिंसा की, और ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सभी इस तरीके से अगर जिम्मेदारी भरी बातें कहेंगे तो आगे इस तरह के हालात नहीं बनेंगे, ये उम्मीद है। लेकिन राज्य सरकार को अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी जरूर तय करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में फिलहाल यहीं, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि टीम वहां पर पहुंची है महिला आयोग की और महिलाओं से मुलाकात कर रही है, और रो रो कर महिलाएं उस दिन जो कुछ हुआ है वो बता रही हैं। देखिए जमीन पर गिर जा रही है महिलाएं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने जीवन भर की जमा पूंजी खो दी है, उनकी हालत आखिर ऐसी क्यों ना हो। अभिषेक जुड़े हुए, अभिषेक दिखाइए तस्वीरें। देखिए बिल्कुल जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और लगातार आप देखिए हाथों में तख्ती लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। उस दिन जो हुआ यहाँ पर घटना हुआ उसको लेकर काफी आक्रोशित है महिलाएं, और उसी को लेकर देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे आंखों में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे जब टीम आएगी तो? हमारे मांगे यहाँ पे बीएसएफ कम कर दे हमारे सुरक्षा के लिए, और जो लोग यहाँ पे राष्ट्रपति शासन करे तो बहुत ही अच्छा हो। हम लोग ये चाहते हैं। डर लग रहा है आप लोग? बहुत डर लग रहा है, बहुत। हम आतंक में है, हम सारे आतंक में है, हम कोई खुश नहीं है यहाँ पे, हम सारे आतंक में है यहाँ पे। हम लोग को जल्दी से यहाँ पे बीएसएफ कर दीजिए क्योंकि हम बस कर सके। क्या पहले ऐसा माहौल था या अभी? नहीं, कभी नहीं था, हम लोग कभी नहीं देखे, हमारे माँ बाप भी नहीं देखे ऐसा है माहौल जो हुआ यहाँ पे। लोग यहाँ से जा भी रहे हैं, पलायन भी कर रहे हैं। बहुत हम लोग तो नहीं रहते यहाँ पे, अभी आज ही आए हैं सुबह, इस खबर सुन के हम आज ही आए हैं, यहाँ पे नहीं रहे। कहाँ थे आप लोग, कहाँ चले गए थे? हम झारखंड चले गए थे। झारखंड चले गए? हाँ, पाकुड़ चले गए थे। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे? हाँ, आतंक में हम तो रह नहीं सकते ना। इस देखिए आप कैसे डरे हुए, कोई यहाँ पे खुश नहीं है, सब डर के रह रहे हैं यहाँ पे, कोई खुश नहीं है यहाँ पे। क्या कहेंगे आप लोग हाथों में तख्ती लेके प्रदर्शन कर रहे हैं? আমরা বিএসএফ ক্যাম্প চাই আর সুরক্ষা চাই আমাদের। আমাকে ভয় লাগছে, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে, আমি থাকতে পারছি না তো না, ভয় সবকে বের করে দেয়, মাথায় পিস্তল ধরছে, সাপল ধরছে, মেরে ফেলে দেবে। তোমরা বাঁচতে চাই, আর কিছু চাই না, কিছু চাই না, আমরা বাঁচতে চাই, ক্যাম্প চাই। রাত্রি আসছে কিনা আমাদের কঠিন ভয় লাগছে, যে কি ঘুমাতে পারছি না আমরা। तो पता है ये महिलाएं क्या कह रही हैं? ये महिलाएं ये कह रही हैं कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। इनका ये कहना है कि हम रात भर हम डरे सहमे रहते हैं, हम सो नहीं पाते। ये बात ये बंगला में कह रही हैं। शुक्रिया अभिषेक फिलहाल जानकारी और तस्वीरों के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों को बताते हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद की महिलाओं ने बीएसएफ की मांग की है, बीएसएफ का कैंप लगाने की मांग की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ये कह रही थी कि हम सो नहीं पा रहे, रात भर जागते हैं, डरे सहमे रहते हैं। और इसके अलावा ये महिलाएं मांग कर रही हैं कि जांच हो इस पूरी हिंसा की, हमले की, और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहां इनके लिए लगाई जाए, कैंप लगाया जाए, हिंसा के एनआईए और सीबीआई जांच हो ताकि सच सामने आए और इनको सुरक्षा मिले, ये भय मुक्त होकर वहां पर रह पाए। इसके लिए बीएसएफ की मांग ये महिलाएं कर रही हैं। महिला आयोग से मिलकर के इन्होंने अपना दर्द साझा किया, जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी इन पीड़ितों के दर्द को सुनने के बाद, इसीलिए टीम वहां पर मौजूद है।